नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो डेली हम लोग जनसत्ता संपादकीय में देखते हैं उसमें आज का टॉपिक है कचरे का भार ढोते गरीब देश। तो कौन? तो कचरे का भार ढोते गरीब देश। उसके पहले कल्पमेदा में देख लेते हैं, जो शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है वह अपने शत्रु पर अपूर्ण विजय प्राप्त करता है। तो क्या है आजकल? तो कचरे का ढेर होता जा रहा है, तो वही कई देशों में आपसी खींचातानी इसमें बताया गया है। कौन कौन से देश हैं? तो वही पश्चिमी देशों का दक्षिण के देशों के प्रति गैर बराबरी की बात एक स्याह हकीकत का पता चला है कि कैसे विकसित देश अपने कूड़े का निस्तारण खुद न कर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को धता बताते हुए उसे गरीब और विकासशील देशों को निर्यात करते आए हैं। तो मनीला बंदरगाह वर्ष 2013 से 2019 के मध्य एक तक कनाडा और फिलीपींस के बीच एक अनोखे विवाद के केंद्र में रहा है। कनाडा ने पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट के नाम पर घरेलू कचरे से भरे 103 बड़े कंटेनर फिलीपींस भेजे थे। फिलीपींस को जब इस घपले का एहसास हुआ तो उसने कहा कि कनाडा पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट के बदले घरेलू कूड़ा भेजकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रहा है। वो अपना घरेलू कूड़ा वापस ले। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा है कि फिलीपींस ने कनाडा के खिलाफ युद्ध तक की धमकी दे डाली थी। आखिरकार 6 साल बाद कनाडा को अपने 103 में से 69 कंटेनर वापस लेने पड़े। दोनों देशों के बीच इस खींचतान से पश्चिमी देशों का दक्षिण के देशों के प्रति गैर बराबरी की एक स्याह हकीकत का पता चला कि कैसे विकसित देश अपने कूड़े का निस्तारण खुद न कर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को धता बताते हुए उसे गरीब और विकासशील देशों को निर्यात करते आए हैं। गौरतलब है कि कनाडा और फिलीपींस दोनों ही खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के प्रसार और निस्तारण नियंत्रण के लिए बेसल समझौते का हिस्सा हैं। क्या है? तो बेसल समझौते के हिस्से हैं। तो बेसल समझौता हुआ था इसके लिए, तो खतरनाक अपशिष्ट, यहाँ देखिए ये इकोलॉजी का है। इकोलॉजी का प्रश्न बनता है कि बेसल समझौते किस लिए हुए थे? तो बेसल समझौते बता दें कि खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन पदार्थों के प्रसार और निस्तार नियंत्रण के लिए हुए थे। वही आगे देखते हैं, कचरे के तथाकथित वैश्विक व्यापार का एक सिरा चीन की अचानक आर्थिक प्रगति से जुड़ा है। जब चीन 90 के दशक में उत्पादक देश बनकर उभर रहा था तो चीन से हर किस्म का उत्पाद शिपिंग कंटेनरों में भरकर अमेरिका और कहाँ भेजा जाता? तो अमेरिका और यूरोप में भेजा जा रहा था। वापसी में खाली कंटेनरों में पश्चिमी देशों ने अपने घरेलू और अन्य कूड़े कचरे को भरकर चीन भेजना शुरू किया। खाली लौटते कंटेनरों को भरकर वापस भेजना आर्थिक रूप से लाभदायी भी था। पश्चिम से आने वाले मुक्त कूड़े को शुरू में चीन ने संसाधन के रूप में देखा और जितना पुनर्चक्रित कर सकता था उसने नए उत्पाद बना लेता था। वही अमीर देशों के लिए स्थानीय कूड़े कचरे के निस्तारण का यह एक सस्ता विकल्प मिल गया है। इस तरह उनको अपने कूड़े से छुटकारा मिल जाता था, मगर इसका नतीजा यह हुआ कि अमीर देशों में कचरा फैलाने की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ी। पश्चिमी देशों में 90 का दशक आते आते प्लास्टिक खपत बेतहाशा बढ़ गई, जिसे दक्षिण के गरीब विकासशील देशों की तरफ भेजा जाने लगा। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में 1 टन घरेलू कचरे के निस्तारण में औसतन जितना खर्च आता है उससे आधे खर्च में वही कचरा खाली कंटेनरों के जरिए सुदूर गरीब देशों में ठिकाने लगा दिया जाता है। एक जर्मन ऑनलाइन रिपोर्टल के मुताबिक 2020 में 1 टन घरेलू कूड़े के निस्तारण का खर्च कितना है? तो $85 आता था, जो मात्र $35 के भाड़े में गरीब देशों तक पहुंचा दिया जाता था। चीन के साथ साथ दक्षिण के अधिकांश देश, जिनमें अफ्रीका एशिया के देश मुख्य रूप से शामिल हैं, सस्ते मजदूर और कम कठोर पर्यावरणीय नियम कानून के कारण पश्चिम के कूड़े के व्यापार का हिस्सा बनने लगे। भारत और बांग्लादेश पुराने जहाज़ों के निस्तारण के लिए पसंदीदा जगह बने। कौन कौन से देश? तो भारत और बांग्लादेश क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे भारत और बांग्लादेश पुराने जहाज़ों के निस्तारण के लिए पसंदीदा जगह बने हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो वर्ष 2018 तक चीन विश्व के कचरा निस्तारण या व्यापार का मुख्य केंद्र था, जहां अमेरिका और यूरोप से आने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए कुछ हद तक आधारभूत संरचना विकसित हो चुकी थी। फिर भी इतनी भारी मात्रा में कचरे का निस्तारण, जिसमें अधिकांश क्या है, एक बार
इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक होता है जो पुनर्चक्रण के लायक भी नहीं होता। तो क्या होता है, वो केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। वह प्लास्टिक होता है जो क्या है, फिर पुनर्चक्रण के लायक भी नहीं होता। उससे पर्यावरण और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणाम को ध्यान में रखते हुए बाद में चीन ने 24 प्रकार के कचरे के आयात पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी देशों में कचरे के निस्तारण के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया और उनके कचरे से लदे जहाज नए ठिकाने ढूंढने लगे। संयोग से कचरे के नए ठिकाने चीन के पड़ोस में ही मिलने लगे। धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम एशिया पश्चिम में कचरे का नया ढलाव बनने लगा, जिसमें मलेशिया, कौन कौन से पश्चिमी एशिया में तो कौन कौन से हैं तो देश हैं, तो मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस आदि देश क्या है शामिल हैं। देखिए ये ज्योग्राफी भी इसमें है। तो हालांकि इस प्रवृत्ति के शिकार यूरोप के कौन कौन, तो गरीब देश पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल हैं। समृद्ध यूरोप का कूड़ा पूर्वी यूरोप में भी डाले जाने लगा। साइंटिफिक अमेरिका के मुताबिक अमेरिका का एक आदमी भारत के आम आदमी के मुकाबले 35 गुना ज़्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और चीन के आम आदमी के मुकाबले 53 गुना ज़्यादा संसाधनों का दोहन करता है। जितना ज़्यादा संसाधनों का दोहन होता है उसी हिसाब से कचरा भी पैदा होता है, पर उसके निस्तारण का बोझ गैर कानूनी तरीके से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों पर डाल देने की परंपरा विकसित हुई है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं जहाँ कचरे के निस्तारण के लिए न्यूनतम आधारभूत ढांचे तक नितांत अभाव है। ऐसा नहीं है कि कचरे के व्यापार के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून नहीं है। बेसल समझौते के तहत क्या है, या देखिए इकोलॉजी का पोस्ट लेता है, क्वेश्चन पूछता है कि बेसल समझौते किसके लिए था। तो बेसल समझौते के तहत केवल एक ही कचरे को एक देश से दूसरे देश में ले जाने की अनुमति है जो पुनर्चक्रित होने लायक हो, दोबारा इस्तेमाल में आने वाला हो, जहरीला और पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। इसके बावजूद यह गोरख धंधा जारी है। अमेरिका एकमात्र देश है जो बेसल समझौते को नहीं मानता है। अमेरिका ऐसा देश है जो बेसल समझौते को नहीं मानता है। कचरा उपनिवेशवाद शब्दावली का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, तो 1989 के बेसल समझौते में। कहाँ पर, तो अफ्रीका देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। इस विकृत और गैर बराबरी वाले रवैये के लिए किया गया। अमीर देशों का कचरा दक्षिण के देशों में थोड़ा बहुत छाट कर अक्सर जला दिया, नदियों में बहा या कचरा पट्टी में डाल दिया जाता है। इससे जल, भूमि और वायु के गंभीर प्रदूषण के बाद स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक प्रकार से पश्चिम ने अपने कार्बन उत्सर्जन को गरीब देशों के जिम्मे डाल दिया है। अमीर देश अपने असीमित संसाधनों के दोहन का लाभ तो खुद लेते हैं, पर उससे उपजे लगभग हर दुष्परिणाम को बड़ी चालाकी से गरीब देशों के हिस्से में क्या करते हैं, तो डाल देते हैं। यह प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। औद्योगिक क्रांति के बाद उपजी पश्चिम की औपनिवेशिक मानसिकता इसके मूल में है। यह प्रवृत्ति जलवायु और पर्यावरण के संकट के वक्त एक नए रूप में सामने आई है, जो वैश्विक स्तर के लगभग हर जलवायु या पर्यावरण से जुड़े समझौतों में दिख भी रही है। हालांकि दक्षिण के देश अब भी इस प्रवृत्ति का क्या है, तो दक्षिण के देश अब भी इस प्रवृत्ति का पुरजोर विरोध अंतर्राष्ट्रीय समझौते से में कर रहे हैं और लामबंद भी हो रहे हैं, ताकि अमीर देशों को गैर बराबरी और नैतिक रूप से विकृत व्यवस्था को उजागर किया जा सके। इस कड़ी में भारत ने अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ मिलकर दक्षिण के देशों का पक्ष प्रभावी ढंग से रहा है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, ब्रिक्स में क्या है, कौन कौन से देश हैं। तो रखा है जिसमें पिछले वर्ष G20 समूह में अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलाना एक महत्वपूर्ण प्रगति है। देख लेते हैं इसमें क्या है। तो एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में 1 टन घरेलू कचरे के निस्तारण में औसतन जितना खर्च आता है उससे आधे खर्च में क्या होता है, तो वही कचरा खाली कंटेनरों के जरिए सुदूर गरीब देशों में ठिकाने लगा दिए जाते हैं। एक जर्मन ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक 2020 में 1 टन घरेलू कूड़े के निस्तारण का खर्च $85 आता था, जो मात्र $35 के भाड़े में गरीब देशों तक पहुंचा दिया जाता था। चीन के साथ साथ दक्षिण के अधिकांश देश, जिनमें अफ्रीका और एशिया के देश मुख्य रूप से शामिल हैं, सस्ते मजदूर और कम कठोर पर्यावरणीय नियम कानून के कारण पश्चिम के कूड़े के व्यापार का हिस्सा बनने लगे हैं। तो देखा जाए तो लेख बहुत ही अच्छा था। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के बारे में जाने, इकोलॉजी के बारे में जाने। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।